Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एक छोटा सा आर्टिकल डिस्कस करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर में पार्टिसिपेट करती हैं शुगर को बनाने में, तो वो कैसे प्लांट या कोई भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म उसको अपटेक कैसे करता है और किस रास्ते के ज़रिए से वो प्लांट में इंटर होती है। तो सबसे पहले रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट है। इसको फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट क्यों कहा गया है? अगर हम जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर के साथ मिलती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ लाइट आएगी और उसके बाद उससे शुगर बनती है और ऑक्सीजन बनता है। तो एक ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। इसमें अगर देखें, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट ये एज ए रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। ठीक हो गया। तो सिर्फ हमने इस टॉपिक में कार्बन डाइऑक्साइड को ही डिस्कस करना है। अगर हम फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस को समराइज करें तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो दो पोर्शन में डिवाइडेड है। एक वो पोर्शन है जो लाइट के बगैर नहीं चल सकता, जिसको हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। एक वो पोर्शन है जो लाइट के बगैर चल सकता है, इसको हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में तीन चीज़ें रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल हुई हैं, तो दो चीज़ें रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, लाइट और H2O, और इसके मौजूदगी में जो प्रोडक्ट बनती है वो ऑक्सीजन, ATP और NADPH2। जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को चाहिए काम करने के लिए वो तीन चीज़ें हैं, रिएक्टेंट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ATP है और NADPH2 है। अब इसको लाइट नहीं चाहिए, इस वजह से इसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन भी इसको हम कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी इसको कहेंगे। लेकिन इन दो चीज़ों को बनाने के लिए चूंकि लाइट चाहिए, इस वजह से ओवरऑल फोटोसिंथेसिस लाइट के बगैर पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर फोटोसिंथेसिस के इस स्टेप के अंदर, इस रिएक्शन में अगर सेल के पास, क्लोरोप्लास्ट के पास ATP, NADPH2 अवेलेबल है और कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, अब इसको कोई गर्ज नहीं है कि वो लाइट हो या ना हो, तो ये तीनों चीज़ें मिलके CO2, ATP, NADPH2 जब ये तीनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करेंगी तो फिर शुगर बनेगी। यानी आप कह सकते हैं शुगर को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है। तो फोटोसिंथेसिस में चूंकि शुगर या कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज किया जाता है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस डू नॉट अकर विद CO2। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से आती है? अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस खुश्की पे भी हो रही है, फोटोसिंथेसिस पानी में भी हो रही है। सिर्फ 10% है जो टेरेस्ट्रियल प्लांट परफॉर्म करते हैं, यानी 10% ऑफ फोटोसिंथेसिस plant is carried out by the terrestrial plant. 10% of photosynthesis is carried out by terrestrial plants. तो ज़मीन पर रहने वाले जो प्लांट है वो सिर्फ टोटल जो पूरी ज़मीन के ऊपर फोटोसिंथेसिस हो रही है उसका 10% होते हैं, और जो बाकी 90% है वो इक्वेटिक है। आमतौर पे जैसे ओशंस, लेक्स, पोन्स, ये सारे वाटर रिजर्वायर्स हैं, इनमें बाकी रिमेनिंग फोटोसिंथेसिस यानी 90% हो रही है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पॉर्टेंट, और इनमें भी आप लोगों ने याद रखना है। ये वैसे तो हम डिटेल में आगे फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में यानी डिस्कस हो जाएंगी, लेकिन यहाँ ब्रीफली डिस्कस किया है, इनको भी आप लोगों ने याद रखने हैं। उसके बाद अब कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है? जो इक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी ही से लेते हैं, और पानी में आमतौर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिज़ोल्व हो सकती है, जैसे कार्बोनिक एसिड की शक्ल में H2CO3 की शक्ल में, H2CO3 इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, या बाइकार्बोनेट्स की शक्ल में या कार्बोनेट्स की शक्ल में, दैट आर प्रेजेंट इन वाटर। ये तीन चीज़ें, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड, इट इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बन, इट इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन का सोर्स है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को। लेकिन जो लैंड ऑर्गेनिज्म है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और एयर में आमतौर पे 0.03 से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है।
कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम लैंड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आमतौर पे जैसे प्लांट वगैरह, तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती है प्लांट के अंदर और फिर वहाँ जाके जो मौजूद वाटर होता है उसमें डिज़ोल्व हो जाती है और फिर वो डिज़ोल्व जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेसोफिल सेल अपटेक करते हैं। अब मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं? किसी भी लीव्स के जो फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स होते हैं वो मेसोफिल सेल कहलाते हैं। एक लीफ है जिसने आमतौर पे फोटोसिंथेसिस करनी है एक प्लांट के अंदर, तो लीफ के जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं उनको मेसोफिल सेल कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द लीव्स, जब कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में इंटर होती है थ्रू स्टोमेटा, और आमतौर पे किसके जरिए से होती है? स्टोमेटा के जरिए से होती है। गेट डिजोल्व इन वाटर, और फिर लीव्स में वो डिजोल्व हो जाती है और फिर जो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज एब्जॉर्ब बाय द सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल। तो ये भी काफ़ी दफ़ा पूछा गया कि व्हाट आर मेसोफिल सेल्स। तो मेसोफिल सेल का फंक्शन लिखें तो फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड एज मेसोफिल सेल्स। उसके बाद स्टोमेटा क्या है? सिंगुलर, यानी इसकी जो वाहिद है वो स्टोमा है। अगर एक हो तो स्टोमा कहेंगे, अगर काफ़ी सारे हो तो स्टोमेटा कहेंगे। तो स्टोमेटा लीव्स में मौजूद होते हैं, ये सुराख हैं जो लीव्स में मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए से गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। ये एक इक्वेशन ही समझ ले, जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतने ही ज़्यादा गैस अंदर डिफ्यूज़ करके जाएगी, अंदर मूव करके जाएगी। यानी नंबर ऑफ स्टोमेटा बढ़ा दें गैस की डिफ्यूजन बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ स्टोमेटा कम कर दें गैस की डिफ्यूजन कम होगी। तो नंबर ऑफ स्टोमेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैस डिफ्यूजन इनटू द लीव्स। जितनी ज़्यादा गैस अंदर जाएगी उतने ही आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस के होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। आमतौर पे जब हम एक लीफ की बात करते हैं, लीफ में स्टोमेटा होते हैं तो, लेकिन स्टोमेटा सिर्फ लीफ का 1 to 2% बना रहे होते हैं। स्टोमेटा ऑक्युपाई ओनली 1 to 2% ऑफ लीफ, लेकिन ये जो नंबर है सिर्फ 1 to 2% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द लीफ, ये जो अमाउंट है ये सफिशिएंट है, बल्कि मोर देन सफिशिएंट है फॉर द गैस विच इज डिफ्यूज इनटू द लीफ। जितनी प्लांट की कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, एयर की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उससे ज़्यादा गैस डिफ्यूज़ होती है सिर्फ इतने से अमाउंट स्टोमेटा जो लीव के अंदर मौजूद होती है। तो इस वजह से ये लिखा गया है स्टोमेटा ऑक्युपाई ओनली 1 to 2% ऑफ लीफ बट प्रोपोर्शनली अलाउ मच मोर गैस टू डिफ्यूज़। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस में, इतने कम वॉल्यूम के स्टोमेटा होने के बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड इससे ज़्यादा प्लांट में जा रही होती है। उसके बाद स्टोमेटा बेसिकली है क्या? स्टोमेटा लीव्स की सरफेस में मौजूद होते हैं, आमतौर पे अपर सरफेस में भी हो, ज़्यादातर लोअर सरफेस में होते हैं, अपर सरफेस में भी हो सकते हैं। तो स्टोमेटा एक पोर का नाम है, एक सुराख का नाम है, और वो सुराख गार्ड सेल्स के दरमियान में मौजूद होते हैं। द पोर बिटवीन द गार्ड सेल इज कॉल्ड एज स्टोमा। जैसे आपको ये जो ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं ये गार्ड सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं ये गार्ड सेल्स हैं, और इनके दरमियान में ये जो खाली जगह है ये स्टोमेटा कहलाती है। तो पोर बिटवीन गार्ड सेल इज कॉल्ड एज स्टोमा। एक स्टोमा होगा, अगर काफ़ी सारे होंगे तो स्टोमेटा होंगे। अब ये जो गार्ड सेल है इनकी एक पार्टिकुलर शेप है, इसको हम कहते हैं बीन शेप है, ऐसे ये किडनी शेप भी आप कह सकते हैं इनको, बीन शेप की तरह का स्ट्रक्चर है। और ये आमतौर पे शक्ल उस वक्त बनेगी व्हेन दे आर फिल्ड विद वाटर, जब ये पानी के जरिए से भर जाएंगे। कि बिल्कुल इसी तरह जैसे गुब्बारे की शक्ल उस वक्त बनती है जब वो हवा से भरता है, तो इसी तरह जो गार्ड सेल है इसकी शक्ल उस वक्त बीन शेप होगी जब वो किससे भरेंगे? पानी से, वाटर के साथ फिलअप होंगे। और अगर ये वो दो गार्ड सेल्स पानी से भर जाए इनकी शेप बनती है। अगर आप देखें इस शेप की वजह से दरमियान में खाली जगह रह जाती, वो खाली जगह क्या कहलाती है? स्टोमा कहलाती है। अगर काफ़ी सारे हैं तो स्टोमेटा कहलाती है। अगर इनसे पानी निकल जाए, इनसे पानी निकल जाए तो ये इस शक्ल में आ जाती है। जैसे गुब्बारा, उससे हवा निकल जाए तो उसकी शेप आप कह सकते हैं, अगर ये गुब्बारे की शेप है तो जब हवा निकल गई तो हम इस तरह का बना देंगे, ये इस तरह। तो इसी तरह आप ये समझ लें अगर इनसे हवा निकल जाए तो इस शेप के बन, जब ये शेप के बनते हैं तो आमतौर पे जो सुराख है वो पार्शली क्लोज हो जाते हैं, प्रॉपर ओपनिंग नहीं बनती, थोड़ी थोड़ी ओपनिंग नज़र आ रही होती है, आमतौर पे क्या हो जाता है? बंद हो जाते हैं। तो
गार्ड सेल का प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर शेप और इसका साइज का बढ़ना और कम होना इसकी वजह से रेगुलेट होती है कि स्टोमेटा ओपन होंगे, स्टोमेटा क्लोज होंगे। जब इनमें पानी भरेगा ये शेप अटेन होगी, ये शेप अटेन होने के बाद दरमियान में गैप बनेगा, वो गैप को हम कहेंगे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होगी। जब इनसे पानी निकल जाएगा तो ये फ्लैसिड शक्ल में आ जाएंगे, सुकड़ जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे सेल, और श्रिंक करने के बाद दरमियान में जो गैप है वो कम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, हम कहेंगे स्टोमेटा क्लोज हो। अच्छा, एक बात आपने जहन में रखनी है, स्टोमेटा कंप्लीटली क्लोज नहीं होते, पार्शली क्लोज होते हैं, और इसी वजह से रात को भी काफ़ी हद तक गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। लेकिन रात को जो गैसेस एक्सचेंज है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही होती है और ऑक्सीजन अंदर आ रही होती है। तो गार्ड सेल की इंपॉर्टेंस क्या है? तो गार्ड सेल को डिफाइन कैसे करेंगे? जो स्टोमेटा के सराउंडिंग में सेल है वो गार्ड सेल्स कहलाते हैं, और इनके एक मखसूस स्ट्रक्चर है, शेप है, इनके अंदर साइज का बढ़ना और कम होना है, यही डिसाइड करते हैं कि स्टोमेटा क्लोज और ओपन होंगे। तो ड्यू टू पिक्यूलर का मतलब है जो बिल्कुल अलहदा, बाकी सेल से इनका अलहदा स्ट्रक्चर है, शेप है। ड्यू टू देयर पिक्यूलर स्ट्रक्चर, इनकी एक मखसूस शेप की वजह से, एंड चेंज ऑफ शेप, और इनकी शेप बदल भी रही होती है, ऑफ ऑल गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं। जब ये इस शक्ल में होंगे स्टोमेटा ओपन होंगे, जब ये इस शक्ल में होंगे स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद स्टोमेटा आर एडजस्टेबल पोर्स। एडजस्टेबल वो होते हैं जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी शेप को बदल ले, अपनी अंदर चेंजेस लेके, उसको हम कहते हैं एडजस्टेबल। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में सुबह ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर करती है, तो इस वजह से ये ओपन हो जाते हैं। लेकिन रात को चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट बहुत, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जस्ट बाहर निकालना होता है और ऑक्सीजन को अंदर लेके आना होता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी ज़्यादा में फोटोसिंथेसिस के लिए दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो रात के वक्त फिर ये पार्शली क्लोज होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, ये कंप्लीटली क्लोज नहीं होते बल्कि ये पार्शली क्लोज होते हैं। तो स्टोमेटा आर एडजस्टेबल पोर, इनको एडजस्ट किया जाता है। ओपन ड्यूरिंग डे, दिन के वक्त ओपन हो जाते हैं। व्हेन CO2 इज रिक्वायर्ड, जब CO2 रिक्वायर्ड होते फॉर फोटोसिंथेसिस। पार्शली क्लोज ड्यूरिंग नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस इज स्टॉप। आमतौर पे जब हम बात करते हैं स्टोमेटा की, तो लाइट सेंसिटिव होते हैं ये आमतौर पे, कि लाइट को डिटेक्ट करके ओपन होते हैं, लाइट को डिटेक्ट करके क्लोज होते हैं। लेकिन अगर इनको अंधेरे में भी रख दिया जाए तो इनके अंदर कुछ प्रोटीन्स के, और आप कह सकते हैं कुछ यानी क्लॉक लगे होते हैं जो उनको अंधेरे में भी बता देते हैं कि इस वक्त दिन का टाइम है, इस वक्त रात का टाइम है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमारे ब्रेन के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है मेलाटोनिन। तो जो ही रात होती है, हालांकि उस वक्त चाहे वो लाइट जल रही हो, कमरे के अंदर अंधेरा ना हो, तब भी वो हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है जिससे हमें नींद आना शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल इसी तरह इनके अंदर भी काफ़ी सारे कुछ प्रोटीन कैरियर्स होते हैं जो उनको बता देते हैं कि इस वक्त आपने ओपन होना है, इस वक्त आपने क्लोज होना है, चाहे दिन यानी अंधेरा ही में क्यों रखे, हर 24 घंटे उनको अंधेरे में क्यों ना रखे, यानी उनको रोशनी ना भी मिले। तो डेली रिदमिकल रिदम को ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा हो। जैसे रोज़ाना सूरज का निकलना, सूरज का गुरूब होना, ये एक रिदमिकल प्रोसेस है। कोई भी ऐसा प्रोसेस जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा हो वो रिदमिकल कहलाता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एक रिदमिकल प्रोसेस डेली बेसिस पे इसने होना ही होना है, और इज ड्यू टू इंटरनल क्लॉक लोकेटेड इन द गार्ड सेल। तो गार्ड सेल में क्लॉक लगा होता है जो उनको वक्त पर ओपन करता है, वक्त पर क्लोज करता है, और इसी क्लॉक की वजह से इवन इफ प्लांट इज केप्ट इन डार्क क्लोजेस्ट, अगर इसको अंधेरे में भी रख दिया जाए प्लांट को, आमतौर पे जो स्टोमेटा होता है वो लाइट सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, लाइट की वजह से ओपन और क्लोज हो रहे होते हैं। इवन इफ द प्लांट इज केप्ट इन डार्क क्लोजेस्ट, अगर हम स्टोमेटा को अंधेरे में भी रखते हैं, स्टोमेटा विल कंटिन्यू, तो स्टोमेटा जारी रखेंगे डेली रिदमिकल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो वो वक्त पे ओपन होंगे, वक्त पे क्या होंगे, क्लोज होंगे। तो ये हमारे पास आर्टिकल है, इसमें आमतौर पे MCQs ही और शॉर्ट क्वेश्चन ही बन सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।